तू आम नहीं है, तू खास है, ये बात याद रख। तुझे सब बोलेंगे तू आम है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ ये मक्खी कहाँ जा गई। गर्मी बहुत है यार, ये मई जून का मौसम जो है ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं, कसम से गर्मी बहुत है, पसीना आ गया। एनू गर्मी कहते ने पंजाबी जी कहते भी गर्मी आ गई। लेकिन अभी नहीं जाना, इस वीडियो के बाद में जाना। भूल गया मैं डायलॉग क्या था वो, लेकिन अभी नहीं जाना, अभी नहीं। कब बोलोगे यार भाई, बोल दो यार, पहले तो बोला था सालों ने, पहले तो बोला था। देखो डायलॉग जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट एक्शन, सो हाउ वुड आई गेट द रिएक्शन ब्रदर, कम ऑन मी। ये सब ब्लूपर्स में लगा देना, इसे ब्लूपर्स में लगा देना, ये सब भी ब्लूपर्स में लगा देना। लेकिन कितने ब्लूपर शूट करोगे सालों 3 मिनट की वीडियो बनाओगे, 10 मिनट के ब्लूपर शूट करोगे, ऐसे सीखेंगे सिनेमेटोग्राफी, ये ऐसे सीखेंगे, नॉनसेंस। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स की एक और बेहतरीन वीडियो में। मेरा नाम है इनसाइड AKY और आज हम बातचीत करने वाले हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में। दिस इज अ सिनेमेटोग्राफी मास्टर क्लास फॉर ऑल ऑफ यू एस्पायरिंग सिनेमेटोग्राफर्स। आज हम समझेंगे सिनेमेटोग्राफी को यूजिंग अ लेटेस्ट शॉर्ट फिल्म्स एग्जांपल दैट इज गॉर्डन। अगर आपने शॉर्ट फिल्म नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, लेकिन अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना और बीच में नहीं बोलना। नहीं बोलोगे ना, खाओ मम्मी के साथ, प्रॉमिस, गिव मी अ प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। साला बीच में बोल रहा है। आगे चलते हैं। आज के सिनेमेटोग्राफी मास्टर क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रिप्ट को समझना, शॉर्टलिस्ट बनाना, इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करना शूट के लिए, ऑन सेट शूट करना, फिर हम बात करेंगे लाइटिंग करना नेचुरल लोकेशंस पर, बिकॉज हमारी शॉर्ट फिल्म आउटडोर्स में शूट हुई है। तो क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं देन लेट्स गो। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप उसमें सिनेमेटोग्राफर हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो है स्क्रिप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो स्क्रिप्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि किस तरह के विजुअल्स आप बनाने वाले हैं। जैसे जो हमारी शॉर्ट फिल्म थी गॉर्डन, ये एक क्राइम थ्रिलर शॉर्ट फिल्म है। इसके अंदर मेनली हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं जिनकी पूरी कहानी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 कैरेक्टर्स थे जो कि थे माइकल और गुड्डू, एंड जो थर्ड कैरेक्टर थे वो थे बग्गा। सो हमें जो सारी सिनेमेटोग्राफी बनानी थी वो इनके अकॉर्डिंग ही बनानी थी। तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट इज लोकेशंस। तो हमने लोकेशन जो चूज की इस जॉनर के अकॉर्डिंग, वो एक डेजर्टेड फील्ड टाइप एरिया था। द सेकंड थिंग इज चूजिंग द कलर पैलेट एंड ड्रेसेस ऑफ द एक्टर्स। तो कलर पैलेट बेसिकली क्या होता है, आप अपने फिल्म के अंदर कुछ कलर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि यही कलर्स मैं रखने वाला हूं, जिसे कि आप ड्रेसेस में भी रख सकते हैं, लोकेशन में भी रख सकते हैं, प्रॉप्स में भी रख सकते हैं, ताकि ये फाइनल हो जाए कि आपकी जो फिल्म है वो कैसी दिखने वाली है। और कलर ग्रेडिंग के अंदर आपको कलर्स को ज्यादा मैनिपुलेट ना करना पड़े, आपके पास वैसे ही कलर्स हों जिनको आप ग्रेड करके बस इनहांस कर सकें। अब हमारी जो फिल्म है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ड्रेसेस के अगर आप कलर्स देखते हैं, माइकल की ड्रेसेस जो है वो ब्लू टोन में है, जो गुड्डू है उसकी जो ड्रेसेस है वो ब्राउन टोन में है, अर्दी टोन्स में है, और जो बग्गा है उसकी जो ड्रेसिंग है वो ब्लैक टोन्स के अंदर है। इसमें कार भी है जिसका कलर अराउंड मस्टर्ड या फिर रेड और येलो के बीच में एक टोन आप बोल सकते हो। सो ओवरऑल जो हमारी टोन थी वो हमने वार्म्स और कूल्स में रखी, बिकॉज हम थोड़ा डेजर्टी दिखाना चाहते थे और थोड़ा वार्म दिखाना चाहते थे पूरे इंटेंस सिनेरियो को। सो पैलेट फिक्स करने के बाद और कैरेक्टर्स की ड्रेसिंग फिक्स करने के बाद आप काम करते हैं स्टोरी के शॉर्टलिस्टिंग पर, उसके मूड एंड स्टाइल पर, और किस तरह से आप विजुअल्स को प्लेस करने वाले हैं, फिर किस तरह के शॉट्स आप लेने वाले हैं ताकि आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर काम कर सकें। इस पहले स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप हमने लेना है वो है हमने शॉर्टलिस्ट क्रिएट करनी है, यानी लिस्ट ऑफ शॉट्स जो कि हमने शूट करना है हमारी शॉर्ट फिल्म के अंदर। बस एक चीज का ध्यान रखें, शॉर्टलिस्ट बनाते हुए जो भी आप शॉट डिसाइड कर रहे हैं, मेक श्योर इट इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर इन द फिल्म। वो कहानी के उस मोमेंट को या फिर उस पार्ट को सही तरीके से बयान करे। जैसे कि अगर आप किसी के इंटेंस एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हैं तो फिर आप एक क्लोजअप लगाएंगे, लेकिन अगर आप लोकेशन रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जैसे हमारी शॉर्ट फिल्म में था कि वो 3 लोग एक सुनसान जगह पर हैं, तो वहां पर आप एक वाइड शॉट लगाएंगे, जैसे कि हमने वाइड शॉट यूज किया है। सो ये समझते हैं गॉर्डन में हमने शॉर्टलिस्ट कैसे क्रिएट की और आप शॉर्टलिस्ट कैसे बना सकते हैं, एंड इसके साथ साथ मूड बोर्ड कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए समझते हैं शॉर्टलिस्ट कैसे बनानी है। आप ये देख सकते हैं गॉर्डन की हमारे पास शॉर्टलिस्ट है। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एक्ट एंड रेफरेंस क्या होगा उस सीन में वो लिखा हुआ है, फिर शॉट का साइज़ क्या रहेगा, मिड शॉट है, ग्राउंड लेवल शॉट है या POV शॉट है वो लिखा हुआ है, फिर मूवमेंट क्या है लेंस की आप वो मेंशन कर सकते हैं। और ये हमने एक शॉट नंबर या फिर ऑडियो नंबर के लिए एक स्पेस हम एम्प्टी छोड़ते हैं जो कि हम फिलअप कर
करते हैं, जब आप सेट पर जाएंगे इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर डिजिटली भी इसे आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा शॉट नंबर C0025 है कैमरा का, तो हम उसे लिख सकते हैं कि इस सीन के लिए ये शॉट हमारा सही है या फिर परफेक्ट टेक जो है वो हमें मिला है। अब इसे आपको क्रिएट कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। आप जाएं गूगल डॉक्स में और यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करें। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे जो भी आपकी शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म शॉर्ट लिस्ट सिलेक्ट करें कंट्रोल A से और कंट्रोल शिफ्ट E दबाएं इसको सेंटर लाइन करने के लिए। फिर हम इसे कंट्रोल B से बोल्ड कर देते हैं और एंटर करके यहाँ पर आपको एक टेबल डालना है, तो इंसर्ट कीजिए टेबल और यहाँ से आप टेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। टेबल में हमें सीरियल नंबर, शॉर्ट, तो आप जैसे हमने यहाँ पे लिखा था शॉर्ट की जगह एक्ट एंड रेफरेंस भी आप रख सकते हैं, तो आप शॉर्ट एंड एक्ट रख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप रख लीजिए टेक्निकल डिटेल्स जैसे कि आपका लेंस एंड कैमरा मूवमेंट। आप चाहें तो यहाँ पर शॉर्ट साइज भी मेंशन कर सकते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज जो एक्ट है उसको आप आगे एक और कॉलम में रख सकते हैं, एक्ट एंड डायलॉग्स, बिकॉज वो आपको इजीली जो है थोड़ा इसको सेपरेट करने में मदद करेगा। एक हम राइट कॉलम और ऐड करते हैं और यहाँ पर हम जो हमारा शॉर्ट नंबर है वो हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। अभी सीरियल नंबर छोटा रहेगा तो उसको हम यहाँ रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 ही आएगा आपके पास। और फिर आप शॉर्ट का साइज यानी कि मीडियम, क्लोज, वाइड जो भी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा मिड शॉट है या फिर क्लोज अप है, मेरा शॉट 3 जो है वो एक वाइड शॉट है फॉर एग्जाम्पल, आप ये रख सकते हैं। फिर आप टेक्निकल डिटेल्स लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा ये जो शॉट है मैं मान लीजिए 50 mm से शूट करने वाला हूँ क्योंकि मीडियम शॉट है, सो 50 mm चार्ज इन जो शॉट है मेरा हल्का हल्का मूविंग इन रहेगा कैमरा। फिर यहाँ पर कोई डायलॉग है, मैं डायलॉग लिख सकता हूँ जो भी मेरे को लगता है डायलॉग इस सीन में है, एंड यहाँ पर मैं शॉर्ट नंबर का एक कॉलम जो है एम्प्टी छोड़ सकता हूँ। इसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं, अगर ये सीन 1 है तो मैं यहाँ पर इसको सीन 1 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से आप बाकी सीन्स के लिए भी ऐसे कॉपी करके और टेबल जो है वो बना सकते हैं। अगर ये सीन 2 होगा तो इसको सीन 2 लिख सकते हैं, सीन 3 होगा तो आप इसको सीन 3 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे एड ऑन कर सकते हैं। थोड़ा इसको बेटर अरेंज करने के लिए आप इन्हें भी बोल्ड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप जो है कलर इसका चेंज कर सकते हैं, जो कि टेबल की सेटिंग में यहाँ पर होगा, ताकि आप इसे थोड़ा और बेटर विजुअली जो है उसे और अपीलिंग बना सकें और बेटर बना सकें। सो ये है किस तरीके से आप शॉर्ट लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप इसे बनाएं एंड और डिटेल में आप काम करें। सो ये है गॉर्डन का मूड बोर्ड। मूड बोर्ड बेसिकली एक सेट ऑफ इमेजेस होता है जिसमें कि आप मल्टीपल इमेजेस को एक साथ कलेक्ट करते हैं एक विजुअल टोन फाइनल करने के लिए, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एस्थेटिकली कैसा दिखने वाला है, विजुअली कैसा दिखने वाला है, वो आप पहले ही डिसाइड कर सके, ताकि शूट से लेकर के कलर ग्रेडिंग प्रोसेस तक आपको क्लियर हो कि आपकी जो इमेजेस हैं वो कैसी लगने वाली हैं। सो मूड बोर्ड बनाने के लिए आप मल्टीपल फिल्म्स के रेफरेंसेस ले सकते हैं। जैसे हमने गॉर्डन में रेफरेंसेस लिए 2 फिल्म के। द फर्स्ट वाज 7 जो कि एक थ्रिलर फिल्म है, और उसके अलावा हमने एक रेफरेंस लिया एक वेब सीरीज जो कि है ब्रेकिंग बैड से। और अगर आपके पास रेफरेंसेस नहीं है तो बेटर ये है कि आप लोकेशन पर जाकर वहां पर कुछ फोटोज क्लिक करें, जो हमने किया, बिकॉज रेफरेंसेस के बाद भी आपको एग्जैक्ट वैसी लोकेशन या फिर वैसी फील नहीं मिलती। तो हम लोकेशन पर गए और लोकेशन पर जाने के बाद हमने डिफरेंट एंगल्स और लोकेशन की फोटोज वो सब क्लिक की, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारे पास किस तरह के बेस्ट लोकेशंस अवेलेबल हैं। लोकेशन के अंदर भी कुछ ऐसे फ्रेम्स होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि आपको हमारी फिल्म में बहुत अच्छे फ्रेम्स मिले होंगे। वो इसीलिए था बिकॉज एक बहुत बड़ी लोकेशन के अंदर भी आप फाइनल करते हो कि किस तरीके से आपने फ्रेम करना है, ब्लॉक आपको या फिर कैमरा आपको कहाँ रखना है, जिससे कि आपको सबसे बेस्ट विजुअल जो है वो मिल सके। जब भी आप लोकेशन पर विजिट करते हैं 1-2 चीजों का बहुत ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट का ध्यान रखें कि सन जो है वो आपका किस डायरेक्शन से आने वाला है, वो सनराइज कहाँ से होगा और सनसेट कहाँ पर होगा, एंड इसके अलावा किस टाइम ऑफ डे, यानी कि 1 बजे 2 बजे 4 बजे जो सन है वो किस पोजीशन पर होगा, ताकि आप लाइटिंग समझ सकें, जो कि आपको लेटर समझ में आने वाला है जब हम लाइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आप एक और चीज का ध्यान रखें, आप डेप्थ समझें कि आपके लोकेशन में मैक्सिमम डेप्थ किस तरफ आ रही है, बिकॉज बैकग्राउंड्स में जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना बैकग्राउंड वाइड लगेगा, और जहां पर डेप्थ कम होगी वहां पर उतना आप इनक्लोज्ड या फिर कंजेस्टेड फ्रेम्स बना सकते हैं, कैरेक्टर को थोड़ा सा कंजेस्टेड या वीक दिखाने के लिए या फिर सफोकेटिंग दिखाने के लिए। तो लोकेशन और जो उसकी फील है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिनेमेटोग्राफी और फ्रेम्स को डिसाइड करने के लिए। शॉर्टलिस्ट बनाने से पहले आप एक मॉक शूट भी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ शॉट्स क्लियर नहीं होते हैं या फिर आपको नहीं पता चलता कि मैं किस तरह का शॉट रख सकता हूं, तो आप लोकेशन पर जाएं और जाने के बाद एक मॉक शूट करें, जैसे कि हमने किया। और मॉक शूट में बेसिकली आप जो भी सोचते हैं अपने कैरेक्टर्स को जैसे भी आप प्लेस करना चाहते हैं, उसी लोकेशन पर आप रैंडम किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी एक्टर को या फिर किसी भी क्रू मेंबर को रख सकते हैं और उनकी फ्रेमिंग वहां पर कर सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि जब फाइनल फिल्म आप शूट करेंगे तो किस तरह का एंगल जो है वो बेस्ट लगेगा। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है एक्सपेरिमेंट करने का, और उससे हमें काफी क्रिएटिव शॉट्स भी मिले। जैसे हमने कुछ पीओवी शॉट्स बनाए, ग्राउंड के अंदर का हमने एक शॉट सोचा कि हम ग्राउंड के अंदर कैमरा रख सकते हैं, इसके अलावा डिग्गी के अंदर जो है वो कैमरा हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट क्रिएटिव एंगल जो है वो आप बना सकते हो, ट्रायल कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर आप मॉक शूट करते हो। तो मॉक शूट इज अ वेरी स्मार्ट वे टू अप्रोच योर सिनेमेटोग्राफी। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है इक्विपमेंट्स को प्रिपेयर करना और उनकी एक लिस्ट बनाना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इक्विपमेंट लिस्ट है मेरे पास, जो कि गॉर्डन की इक्विपमेंट लिस्ट है, जिसमें हमने जो भी इक्विपमेंट्स हमें यहाँ से लेके जाने हैं, कैमरा से लेकर ट्राइपॉड, गिम्बल,
लेंसेज एंड एनडी फिल्टर्स, रिफ्लेक्टर्स, लाइट्स, कोई भी चीज़ जो आप यहाँ से लेकर के जाते हैं, अपने स्टूडियो से लेकर के जाते हैं फॉर द शूट, वो आपको इस इक्विपमेंट लिस्ट के अंदर लिखना होता है। और ये इस प्रोजेक्ट में इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज हम यहाँ से एटलीस्ट 40 मिनट्स दूर शूट कर रहे थे, तो अगर कोई इक्विपमेंट मिस होता है तो हमें उसे सिर्फ आने ले जाने में ही 1.5 घंटा लगता है। एंड इन प्रोडक्शन टाइम इज मनी माय ब्रदर, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। इसलिए हम एक लिस्ट बनाते हैं। अब वो कैसे आपको क्रिएट करनी है, किस तरीके से अपने इक्विपमेंट डिसाइड करने हैं, आइए उसे समझते हैं। हमने यूज़ किया यहाँ पर सोनी का FX2 और मल्टीपल लेंसेज जिसमें थे 11mm, 28mm, 35, 50, 85 और 70-200 तो हमने यूज़ भी नहीं किया शूट पर, लेकिन फिर भी आप बैकअप लेंसेज जो वो लेके जा सकते हैं बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको यूज़ ऑफ लेंस ऑन सेट पड़ सकती है। बट एक बेसिक सेट ऑफ लेंसेज आप ज़रूर लेके जाएं जिसमें कि एक वाइड लेंस, एक मीडियम लेंस और एक लॉन्ग लेंस आप रखें, जिससे कि आप अपने वाइड शॉट्स, मिड शॉट्स और क्लोजअप जो है वो बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कैमरा की बैटरीज़ का। जैसे आप देख सकते हैं मल्टीपल बैटरीज आपको हमेशा लेकर के जानी है, एटलीस्ट 3 बैटरीज आप रखें स्पेसिफिकली आउटडोर्स में, बिकॉज वहाँ पर आपको पावर मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके अलावा जो स्क्रीन्स आप लेकर के जा रहे हैं, जैसे कि जो मॉनिटर हैं, जो फील्ड मॉनिटर्स हैं, आप उसका ध्यान रखें कि आपको वो रखने हैं, एंड उसके साथ साथ आप उनकी बैटरीज का भी ध्यान रखें, और अगर कुछ वायर्स उनसे अटैच हैं तो उन वायर्स का भी आप जरूर ध्यान रखें। इस मास्टर क्लास को आप ध्यान से फॉलो कीजिए क्योंकि ये मास्टर क्लास आम नहीं, ये खास है, ये खास है। फिर हमें चाहिए होगा एक सेट ऑफ एनडी फिल्टर्स बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है। बिकॉज जब भी आप आउटडोर में शूट करते हैं आपको शटर एंगल 180 डिग्री रखना होता है नेचुरल मोशन ब्लर के लिए, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो उसके लिए एनडी फिल्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कैमरा का कार्ड जो है वो आप सबसे पहले इसको ध्यान रखें, कैमरा के अंदर चेक करने की बैटरी और कार्ड उसके अंदर है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कार्ड मिस हो जाता है, एंड एक बैकअप कार्ड जरूर लेकर के चलें अगर आपको पता है आप ज़्यादा शूट करने वाले हैं तो। फिर कैमरा के बाद कैमरा का जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट है जैसे कि ट्राइपॉड, गिम्बल या फिर मॉनिटर्स जैसे हमने डिस्कस किया। अगर इसके अलावा आपको स्लाइडर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे हम स्लाइडर लेकर के गए थे, हालांकि हमने वो शॉट गिम्बल पर ही लिया। और इस इक्विपमेंट के अलावा लाइटिंग, जिसमें कि पोर्टेबल लाइट्स हमने यूज़ की इस प्रोजेक्ट के लिए बिकॉज हम आउटडोर्स में शूट कर रहे थे। अगर आपके पास जेनसेट है या फिर आप लाइटिंग आउटडोर्स में यूज़ कर सकते हैं तो ऑफकोर्स आप लाइट्स भी लेकर के जा सकते हैं। लाइटिंग से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस प्रोजेक्ट में वो थे ये ब्लैक फ्लैग्स, जो कि हमने यूज़ किए प्रोजेक्ट के अंदर बिकॉज हम नेचुरल लाइट को ब्लॉक बहुत कर रहे थे ताकि हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकें। और उसके अलावा रिफ्लेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके लाइटिंग आप आउटडोर्स में कंट्रोल कर सकें, जो कि हम लाइटिंग में अभी समझेंगे। इसके अलावा आप सैंडबैग्स और स्टैंड्स भी ले जाना ना भूलें बिकॉज काफ़ी जगह ऐसा होगा जहाँ पर आपको फ्लैग्स को जो स्टैंड पर लगाना पड़ेगा। और बिकॉज आउटडोर्स में बहुत ज़्यादा विंड होती है, हवा होती है, तो सैंडबैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्टैंड्स को प्रॉपरली स्टेबल रखने के लिए। और ये ध्यान रखें सैंडबैग से काफ़ी ऐसी दुर्घटनाएं हैं सेट पर जिन्हें रोका जा सकता है। सो अभी हमने समझा किस तरीके से आप इक्विपमेंट लिस्ट बना सकते हैं एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रोजेक्ट। अब चलते हैं 4th स्टेप पर, दैट इज प्रोडक्शन वर्कफ्लो। कैसे जो हमने प्रिपरेशन की है उसे हमने उतारना है अपने शूट में। प्रोडक्शन में हमें 3 चीजों को बहुत ध्यान से एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट इज फ्रेमिंग या फिर जिसे हम ब्लॉकिंग बोलते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है लाइटिंग का, अपने कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड और उनके बीच की जो लाइटिंग है, जो कॉन्ट्रास्ट है, उसको आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका आपने बहुत खास ध्यान देना है। एंड तीसरी चीज जो हमने समझनी है कैमरा मूवमेंट्स, बिकॉज हर मूवमेंट का एक मीनिंग है। तो किस तरीके से हम मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करें ताकि जो भी कैरेक्टर फील कर रहा है वही हम ऑडियंस को फील करवा सके, या फिर कोई स्पेसिफिक अगर फीलिंग आप ऑडियंसेस को देना चाहते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट की जा सकती है। चलिए एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं कैमरा फ्रेमिंग या फिर ब्लॉकिंग की। सो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेमिंग किस तरीके से हमने की गॉर्डन में, और किस तरह के डिफरेंट एंगल्स हमने यूज़ किए हैं। स्टार्टिंग विद जो हमारा स्टार्टिंग शॉट है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कार का एक सीन आता है, तो यहाँ पर हमने टायर के पास से ये शॉट लिया है। और इसका जो मेजर रीज़न है वो यही था कि आप जो है गाड़ी की डायनेमिक्स दिखा सकें, थोड़ा सा स्पीड दिखा सकें, एनर्जी आप डाल सकें अपने शॉट के अंदर। एंड उसके बाद का जो शॉट आता है उसमें 2 चीज़ें हमारी यहाँ पर जो फुलफिल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ फुलफिल होती है दैट इज़ यहाँ पर आपको जो लोकेशन है उसका एक बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है, एंड वहाँ पर जो गाड़ी जा रही है उसका भी आपको एक अच्छा व्यू मिल जाता है। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमने इसको यहाँ आगे तक शॉट हम लेकर के गए, उसको हमने फ्रेम जो है गाड़ी को हमने साइड में ही किया है, इसको हम सेंटर में नहीं लेकर के आए, बिकॉज हमें दोनों चीज़ें रिवील करनी थी कि गाड़ी जो है वो जा रही है लेकिन एक लोकेशन को भी हमें शोकेस करना था। सो दिस वॉज द मेन रीज़न कि हमने इसको इस तरीके से ब्लॉक किया है। तो आप भी कभी ऐसे कोई शॉट बनाना हो तो आप नेगेटिव स्पेस का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपनी लोकेशन को शोकेस करने के लिए। इसका जो नेक्स्ट शॉट आता है, आप यहाँ पर अगर आप फ्रेम देखेंगे तो हमने कैमरा को टिल्ट भी रखा है जिससे कि वो और ज़्यादा जो है वो पावरफुल लगे। वो एक स्ट्रेट लाइन होने की बजाय रादर देन कि वो एक स्ट्रेट लाइन हो, वो ऐसे नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा जो है वो ड्रामेटिक लगता है। सेम देखिए इस शॉट में भी, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइंस हैं आपकी वो वर्टिकल हैं, इससे पावर इस्टेब्लिश होती है, और जो कैमरा एंगल है वो भी आपका नीचे है
आप अगर नोटिस करेंगे तो आपके कैरेक्टर्स को हमने यहाँ से नीचे से हमने शूट किया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। और यहाँ पर हमने फ्रेम इन फ्रेम का यूज़ भी किया हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक जो ब्लॉक है वो कुछ ऐसा बनता है जिसके थ्रू हम इन दोनों कैरेक्टर्स को जो है वो देख सकते हैं, जिससे कि और ज़्यादा विजुअली उनके ऊपर फोकस जो है वो क्रिएट होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉट। यहाँ पर जो है आपका फ्रेम हमने बहुत कंजेस्टेड रखा है, बिकॉज हमें आर्टिस्ट को बहुत ही कंजेस्टेड स्पेस में जो है वो फील करवाना था, तो हमने इसको ज़्यादा वाइड रखने के बजाय काफ़ी क्लोज रखा। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये जो टेक्स्चर है, स्किन का टेक्स्चर है, पसीना है या फिर जो हेयर है, इनकी डिटेल्स आपको तभी दिखेंगी जब आप आर्टिस्ट के पास जाएंगे और वो जो उसको टेंशन है, जो उसको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, वो उसको जो ऑडियंसेस है वो उसको फील कर पाएगी। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉट। ये एक मूविंग शॉट है, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मूवमेंट का बहुत अच्छा हमने यूज़ किया है। यहाँ पर जो शॉट है वो आर्टिस्ट के साथ साथ जो है वो मूव होता है। हम आर्टिस्ट को अगर आप नोटिस करेंगे तो सेंटर में ही रखते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो फ्रेम मोस्टली चलता है। और यहाँ पर जब वो आगे आ जाते हैं तो वहाँ पर हम उनको सेंटर से हल्का सा ऑफ करते हैं, बिकॉज हमारा जो फोकस है वो हमें हल्का सा फोकस यहाँ पीछे भी जो है उसको वहाँ पर डलवाना है। बट कीपिंग इन माइंड कि जो फ्रंट आर्टिस्ट है वही इंपॉर्टेंट रहे, बस पीछे वाला जो भी एलिमेंट है या फिर जो भी चीज़ें पीछे चल रही, जो एक्टिविटी है, उस पर सिर्फ हमारा ध्यान रहे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज कहानी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी फ्रेमिंग जब हम करते हैं किसी भी टाइम पर ध्यान रखें कि वो फ्रेमिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट होती है, फिर अकॉर्डिंग टू स्टोरी होती है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर होती है, कि कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, फिर कहानी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये दिखाना था कि हम इस आर्टिस्ट पर फोकस रखेंगे लेकिन पीछे भी कुछ एक्टिविटी जो चल रही होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉट। ये जो शॉट है ये एक बहुत ही क्रेजी सा शॉट है, बिकॉज यहाँ पर हमें जो हमारे आर्टिस्ट इनकी पावर को दिखाना है। तो ये जो लेग्स का हमने यूज़ किया इनकी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए किया है, और लेग्स के थ्रू जो है हमें वो कैरेक्टर दिख रहा है, बिकॉज वो एक कैरेक्टर वीक कैरेक्टर है, एक तरह से इसका गुलाम है। तो वो शोकेस करने के लिए हमने उसको बिल्कुल सेंटर में रखा है यहाँ पर, और लेग्स के थ्रू से हमने शोकेस किया है। तो यहाँ पर भी हमें ये फ्रेम इन फ्रेम जो है वो मिलता है, और आर्टिस्ट के ऊपर यहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो ध्यान है वो ये लेग्स हमारा फोकस यहाँ डाइवर्ट कर रही हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट शॉट। यहाँ पर भी हमने मूवमेंट का यूज़ किया है। ये शॉट अगर आप नोटिस करेंगे तो मूव होता है, जिससे बहुत अच्छा पैरेलैक्स मिलता है। तो पैरेलैक्स मिलने से क्या होता है, आपको लोकेशन की डेप्थ जो है वो फील होती है, आपको समझ में आती है कि लोकेशन कितनी ज़्यादा वाइड है। बिकॉज आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये जो झाड़ियाँ हैं ये फास्ट मूव करती हैं, बीच वाली जो झाड़ियाँ वो स्लो मूव करती हैं, एंड जो पीछे बुशीज हैं या जो ट्रीज हैं वो धीरे मूव करते हैं, बिकॉज वो डेप्थ में है। तो उसे पूरी लोकेशन की डेप्थ या फिर उसकी जो डिस्टेंस है आर्टिस्ट से वो नजर आता है, तो आपको उस लोकेशन का फील जो है वो प्रॉपरली मिल जाता है। एंड फिर इसके बाद ये वॉक करके भी जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हमने और भी की है, हमने यहाँ पर आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर हैं, तो हमने रूल ऑफ थर्ड्स एक तरह से जो है वो यूज़ किया है। तो रूल ऑफ थर्ड्स में अगर आप देखते हैं तो पहले हमारा जो शॉट है वो यहाँ है फ्रेम, और जब वो वहाँ चले जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो हम सेकंड जो लाइन है रूल ऑफ थर्ड्स की, हम उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। तो अगर मैं स्क्रीन को डिवाइड करूं तो आप नोटिस करेंगे कि रूल ऑफ थर्ड्स हमें कुछ इस तरीके से जो है आता है। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे पहले जो हमारा आर्टिस्ट फ्रेम्ड है वो स्क्रीन के राइट साइड फ्रेम्ड है, और फिर यहाँ से वो जो है स्क्रीन के लेफ्ट साइड जो है फ्रेम हो जाता है। अब जो नेक्स्ट शॉट है आप ये देखेंगे कि इसको हमने हल्का सा आई लेवल से हल्का सा फ्रेम को ऊपर रखा है, इस कैरेक्टर को थोड़ा सा वीक दिखाने के लिए। और यहाँ पर हमारा जो मोटिव है वो कार को स्टैब्लिश करना है, फ्रंट आर्टिस्ट पर फोकस करके वो क्या सोच रहा है वो दिखाना है, और पीछे जो आर्टिस्ट है वो उसके बारे में उसको देख रहा है, फिर उसके बारे में सोच रहा है, उसको शोकेस करना है। तो इसलिए ब्लॉक जो है इसमें दोनों आर्टिस्ट हैं, दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ द स्क्रीन है, एंड इसके अलावा वो जो देख रहा है हमें वो भी रजिस्टर हो रहा है, और यहाँ पर जिसको वो देख रहा है वो भी रजिस्टर हो रहा है। और अब ये जो मिरर है वो एक सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन बन गया है हमारे फ्रेम का। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शॉट आता भी है वो आप देखेंगे तो वो मिरर का जो है वो शॉट हमें यहाँ पर मिलता है, जिसमें कि हम आर्टिस्ट की आईज को हम डायरेक्टली देखते हैं। और इसके बाद हम जाते हैं अगले शॉट पर, जिसमें कि हम देखते हैं कि वो क्या देख रहा है वो हमें यहाँ पर नजर आता है। अब इसमें जो आपने एक चीज देखनी है, देखो हमने बहुत ही कोशिश किया है इस पूरी शॉर्ट फिल्म के अंदर कि हम थोड़ा क्रिएटिवली फ्रेम कर सके, बिकॉज अगर वो पीछे देख रहा है तो हम डायरेक्टली भी उसको दिखा सकते थे, लेकिन उसको दिखाने के बाद जो हमारा मेन शॉट है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, हमने उसकी आईज का जो शॉट है वो मिरर के थ्रू हमने दिखाया कि वो क्या चीज देख रहा है। तो इससे मिरर भी इस्टेब्लिश हो जाता है और वो क्या देख रहा है वो भी इस्टेब्लिश हो जाता है। एंड देन मिरर के थ्रू ही हमने दिखाया कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या चीज़ देख रहा है। और जो है इससे बेसिकली आप एक तो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव जैसा बना देते हैं, कैरेक्टर पर्सपेक्टिव जैसा बना देते हैं, एंड सेकेंडली आपको बहुत ही क्रिएटिव शॉट्स मिलते हैं। सिंपल शॉट्स की बजाय आप उसी फ्रेम को थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से जो है वो दिखा सकते हैं और डिफरेंट तरीके से जो है वो दिखा सकते हैं। एंड एक चीज़ अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ध्यान है वो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ जाता है और फिर यहाँ जाता है। तो जो कंटिन्यूटी ऑफ आइज़ है वो ऑडियंस की सेम रहनी चाहिए, एक ही लोकेशन पर रहनी चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्विचिंग ना हो। ऐसा ना हो कि आपका ध्यान पहले यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है, ज़्यादा हम ध्यान को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इवन अगर आप पिछले शॉट में भी देखेंगे जो मैंने आपको दिखाया था जो कि वाइड शॉट था, यहाँ पर भी जब हम एक लोकेशन से या फिर एक साइड से जब
दूसरी साइड की तरफ जाते हैं तो हम वॉक करते हैं वो डिस्टेंस उस आर्टिस्ट के साथ, उस वॉक की जो है वो सिग्निफिकेंस भी जो है पता चलती है। मतलब ऑडियंस ऐसे नहीं कि ऑडियंस यहाँ से एकदम से यहाँ देखती है, वो आर्टिस्ट के साथ वॉक करके जाती है ऑन द सेकंड साइड ऑफ द फ्रेम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉट, जहाँ पर ये हमने एक सिगरेट वाला शॉट लिया था जिसमें यहाँ पर सिगरेट पड़ी और पीछे जो वो गाड़ी जा रही है। इस शॉट को ऐसे फ्रेम करने का एक ही रीजन था, हम चाह रहे थे कि जिस लोकेशन पर वो लोग हैं वहां पर उनका एक निशान आप बोल सकते हैं कि जो लास्ट चीज उन्होंने छोड़ी है, और पीछे से जो कार जा रही है वो मूवमेंट डिपिक्ट कर रही है कि वो वहां से निकल गए हैं, बट उनकी जो प्रेजेंस है वो वहां पर रह गई है। तो दिस वाज समथिंग व्हाई वी फ्रेम्ड इट लाइक दिस, बिकॉज गाड़ी जाने का शॉट आप नॉर्मली भी ले सकते हैं, बट इस तरीके से जो है आप वहां पर जो एक्टिविटी हुई है उसको शोकेस भी कर सकते हो। और ये बहुत ही डेंजरस शॉट, बहुत ही क्रिएटिव बट दिल दहलाने वाला शॉट था, बिकॉज कैमरा को हमें जमीन पर रखना पड़ा क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ ऐसा शॉट बने जिससे कि हम ट्रांजिशन ले सकें। तो गाड़ी जब गुजरती है इसके ऊपर से तो ट्रांजिशन होती है नेक्स्ट शॉट, जो कि हमारा ऐसा पीओवी शॉट है। एंड कमिंग टू दिस शॉट नाउ, जो कि बहुत ही एक अमेजिंग शॉट है, ये काफी अच्छी फील भी देता है। तो इसकी लाइटिंग का हम समझेंगे आगे वीडियो में। फ्रेमिंग अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने आई लेवल से जो है कैमरा को नीचे रखा है, तो जो आपका ब्लॉक है वो थोड़ा लो बनता है, जिसकी वजह से कि ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर पावरफुल लगता है। एंड बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेकंड आर्टिस्ट भी नजर आ रहा है, जो कार है वो नजर आ रही है, उसकी एक्टिविटीज भी नजर आ रही हैं, तो आपको एक प्रॉपर फ्रेम मिलता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो रूल ऑफ थर्ड्स में हमने यहाँ पर फ्रेमिंग की हुई है। एंड यहाँ पर जो ये नेगेटिव जो स्पेस है ऊपर और यहाँ पर जो नेगेटिव स्पेस है, ये आपको लोकेशन का एक आइडिया दे देती है कि लोकेशन जो है या उसकी फील जो है वो कैसी है। यहाँ पर एंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी आपको किसी कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको थोड़ा सा आई लेवल से नीचे से शूट करें, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग लगेगा। और अगर उसको वीक दिखाना है तो आप आई लेवल से ऊपर से भी शूट कर सकते हैं। उसका मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। जो ये वाला फ्रेम है हमारा, तो इस फ्रेम में आप देखेंगे हमने आर्टिस्ट को जो है आई लेवल के ऊपर से शूट किया, मतलब हम उसको ऐसे देख रहे हैं और जो आई लेवल है वो आपकी यहाँ पर है कैमरा की आई लेवल, और हमारा कैमरा इससे ऊपर से इसको शूट कर रहा है, जिसकी वजह से ये आर्टिस्ट जो वीक दिख रहा है। एंड इसका एक जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो ये भी है कि यहाँ पर देखो आपको जो है स्काई नजर आएगा, ग्राउंड इतना नजर नहीं आएगा, लेकिन जो सेकंड आर्टिस्ट है हमारे उनको आप देखोगे तो नीचे ग्राउंड नजर आएगा, तो बहुत ही ज्यादा वीक लगते हैं जिसकी वजह से वो। एंड यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाथ का जो एक शेप है या हाथ जो आगे किया हुआ है, जो हाथ की प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमने फ्रेम किया। इससे क्या होता है कि जो भी एक चीज, कोई भी एलिमेंट, कोई प्रॉप या फिर जैसे यहाँ पर आर्टिस्ट का जो एक्शन है वो कैमरा के पास रहेगा, तो उससे काफी डायनेमिक मूवमेंट आती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो उससे आपको 3D स्पेस या 3Dनेस का एहसास होता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है जिसका यूज करके आप फ्रेमिंग कर सकते हैं अपने सीन के अंदर। ओके, ये एक और फ्रेम है जो हालांकि बहुत ही नॉर्मल फ्रेम लगता है कि शायद इसमें कुछ बहुत डिफरेंट नहीं किया होगा, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा हुआ है, तभी ये फ्रेम्स इतने अच्छे लगते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया था रूल ऑफ थर्ड्स को यहाँ पर हमने यूज किया है एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज करने के लिए। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेम इन फ्रेम भी है, बिकॉज ये आपको एक फ्रेम मिलेगा और इस फ्रेम के अंदर जो आर्टिस्ट यहाँ से चल के आ रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपर फोकस जो आपको मिलता है। एंड इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो पीछे जो कार है वो जो हमारी एम्प्टी स्पेस यहाँ पर बनी है उसके अंदर है, तो वहां पर वो कार और वो प्रॉप्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ध्यान है जहां हम चाहते हैं ऑडियंस देखे वहीं ध्यान जाता है और बहुत ही अच्छी फ्रेमिंग जो हमें मिलती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रेम, ये बहुत ही एक आयरॉनिक फ्रेम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस आर्टिस्ट को जो है बांध के रखा हुआ है और अब वो हल्का सा वीक से थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, बिकॉज वो अपने कुछ डायलॉग्स बोल रहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछने लग गया है, लेकिन स्टिल उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑडियंस को उतनी ज्यादा स्ट्रांग फील ना हो, उसके लिए आप देखेंगे फ्रेम में यहाँ पर ब्लर में ये गन को हमने यहाँ पर प्लेस किया है। तो ये एक सिंबोलिज्म है कि अगर वो स्ट्रांग चाहे जितना मर्जी हो या फिर वो जो मर्जी चीज कर सकता है अभी, लेकिन स्टिल जो अथॉरिटी है वो यहाँ है। वो हालांकि ब्लर में है बट स्टिल अथॉरिटी हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप फ्रेमिंग कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंट्स इन द फोरग्राउंड। तो इसको इसका जरूर ध्यान रखें, एलिमेंट्स आप फोरग्राउंड में रखें, चाहे वो ब्लर हो, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर वो थोड़ा कैरेक्टर सिग्निफिकेंस के हिसाब से भी है, लेकिन डेप्थ क्रिएट करने के लिए भी आप एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज पीछे ब्लर है, आगे ब्लर है और आर्टिस्ट जो फोकस में, तो इससे हमें डेप्थ मिलती है, 3Dनेस जो है वो क्रिएट होती है सीन के अंदर। अब देखिए एक स्विचिंग ऑफ पावर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने जो फ्रेमिंग है वो थोड़ा लो एंगल रखा है इस आर्टिस्ट को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। एंड अगले ही फ्रेम में अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने इस आर्टिस्ट को वीक दिखाने के लिए फ्रेमिंग को थोड़ा सा ऊपर से किया है, ताकि ये आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग लगे और ये वीक लगे। लेकिन कहानी के अंदर अगर आप जब आगे मूव करते हैं या फिर जब फिल्म आगे चलती है तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से जो पीछे पर्सन है वो अभी वीडियो बना रहा है और जब वो गन निकालता है तो आप नोटिस करेंगे वही जो इसकी पावर थी, जो फ्रेमिंग इसकी पावर थी आगे वाले आर्टिस्ट की, वही फ्रेमिंग सडनली इसकी वीकनेस बन जाती है, बिकॉज अब जो है फोकस पीछे शिफ्ट हो गया और अब ये पर्सन जो पावरफुल हो गया और ये पर्सन जो है वो वीक हो गया है। और इसकी वीकनेस देखने के लिए अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो हमारी फ्रेमिंग है वो ऊपर से है और ये जो आर्टिस्ट है इसको हमने वीक दिखाया है, तो अब प्लेसमेंट यहाँ हो गई है। तो जो पहले वो उसको जो हमने लो एंगल शूट किया था अब हमने हाई एंगल शूट किया, जिससे कि वो जो पहले स्ट्रॉन्ग लग रहा था
यहाँ पर जहाँ स्ट्रॉन्ग लग रहा था अब वो वीक बन चुका है। तो दिस इज शिफ्ट ऑफ पावर थ्रू जस्ट टिल्ट ऑफ कैमरा या फिर हाइट ऑफ कैमरा, जिसकी मदद से आप आर्टिस्ट को स्ट्रॉन्ग भी दिखा सकते हैं और वीक भी दिखा सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 180 डिग्री रूल के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर जो फ्रेमिंग की हुई है उस फ्रेमिंग के अंदर आप नोटिस कीजिए कि जो आर्टिस्ट हैं, हमारे पास जो फ्रंट में आर्टिस्ट हैं, इनका जो शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर हमने यूज़ किया है। सो इसको OTS शॉट बोलते हैं, ओवर द शोल्डर शॉट, जिसमें हम शोल्डर के साइड से या ऊपर से जो है सेकंड आर्टिस्ट को फ्रेम करते हैं। एंड जब हम दूसरी तरफ जाते हैं स्क्रीन में, तो जब दूसरे आर्टिस्ट को हम देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अब जो शोल्डर है वो राइट साइड आ गया है। तो टेक्निकली जो आर्टिस्ट हमारा इस तरफ था स्क्रीन में, वो इसी तरफ रहता है। तो आप इस तरीके से जो है स्क्रीन को डिवाइड करते हैं, मैनेज करते हैं, जिसमें कि आप कोशिश करते हैं कि ये अगर आर्टिस्ट का राइट साइड और इसका लेफ्ट साइड है तो हम इसके राइट साइड से ही शूट करें, मतलब इस आर्टिस्ट के राइट साइड से ही शूट करें और इसके लेफ्ट साइड ही जो इसका विजिबल रहे। तो ये आप 180 डिग्री रूल हम इसे बोलते हैं, जिसमें कि आपको मेक श्योर करना होता है कि जो दोनों आर्टिस्ट हैं आप उनके एक ही तरफ रहें शोल्डर में, अब दूसरी साइड जो है वो ना जाए, नहीं तो जो है आर्टिस्ट की पोजीशन बहुत स्विच होगी। ओके, अभी जैसे मैंने आपको बोलता क्रिएटिवली किसी शॉट को फ्रेम करना, तो जैसे हमने पहले फ्रेम किया था, यहाँ पर भी हमने ये जो शॉट है POV टाइप शॉट रखे हैं, एक लो एंगल यहाँ पर शॉट रखा है और ये POV शॉट रखा है। तो कैमरा जस्ट आर्टिस्ट के पास रखा है और वो फिर वो बॉडी को ड्रैग कर रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे लो एंगल बनाने की वजह से यहाँ पर हमें जो है ये एक ए मिल रहा है, मतलब ट्राइंगल का जो शेप होता है वो सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है यूनिवर्स के अंदर। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल शेप मिल रहा है जिससे कि वो कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसकी अगर आप आयरॉनिकली अगर आप इसको देखते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम कहाँ मैच होता है, किस शॉट की तरह मैच होता है। आप यहाँ अगर आएंगे तो ये जो ट्राइंगल था हमारे पास जो हमने पहले देखा था, इसी ट्राइंगल के साथ वो जो ट्राइंगल अगर आप मैच करेंगे तो जो पावर जो स्ट्रेंथ थी जहां पर वो वीक था, अभी वैसी ही फ्रेमिंग के अंदर अब वो एक स्ट्रॉन्ग फिगर जो है वो बन चुका है। तो ये भी एक कैरेक्टर की आंख होती है, किस तरीके से वो कन्वर्ट होता है फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। तो स्टोरी टेलिंग के अंदर सिनेमेटोग्राफी किस तरीके से काम कर सकती है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड क्रिएटिव शॉट्स के अंदर ये देखिए एक और क्रिएटिव शॉट जिसमें कि जो सेल्फी वाला शॉट है वो थ्रू द कैमरा, एक तो फोन के पर्सपेक्टिव से एंड देन फिर ये फोन का जो शॉट है, तो इस तरीके से हमने इसको फ्रेम किया। तो आप भी जब भी फ्रेमिंग करते हैं थोड़ा यूनिक एंगल्स किस तरीके से हम ले सकते हैं उस पर आप जरूर फोकस करें। एंड यहाँ पर भी हमने देखिए जो आर्टिस्ट हैं, जो कैमरा है उसको हमने एक कांच के नीचे रखा ग्राउंड के अंदर और फिर ऊपर से जो है आर्टिस्ट ने यहाँ पर जो है मिट्टी फेंकी है। तो ये भी बहुत क्रिएटिवली आपको जो है उस जोन में डालता है, एक तरह से आपकी तरफ मिट्टी आती है तो आप फील कर पाते हैं कि जो पर्सन अंदर है उसको कैसा कंजेस्टेड फील होगा या फिर जो पर्सन है वो कैसे दब चुका है अब, और वो आपको फील होता है रादर देन कि जस्ट आप उसको विजुअली देखें। एंड देन ये लास्ट सीन, यहाँ पर एक तो जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अमेजिंग है जिसकी वजह से आपको कॉन्ट्रास्ट मिलता है, बिकॉज पीछे पूरा ब्राइट है और आगे जो है ये पूरा जो है एरिया है वो डार्क है, तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है लाइटिंग की वजह से भी। एंड यहाँ पर हम आर्टिस्ट को सेंटर फ्रेम करते हैं, हालांकि इसको हम साइड फ्रेम नहीं करते हैं, सेंटर ही फ्रेम करते हैं। उसका रीजन ये बिकॉज अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉट और ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट बन चुका है, तो इस वजह से हमने इसको सेंटर फ्रेम किया। एंड यहाँ पर जो गाड़ी है उसकी शेप को हमने यूज किया है लीडिंग लाइन्स के तौर पर, ताकि हमारा जो ध्यान है वो यहाँ पर आर्टिस्ट की तरफ जो है वो जा सके। एंड नेगेटिव स्पेस भी अगर आप देखेंगे तो ये भी थोड़ी सिंबॉलिक है, बिकॉज दिस शोज कि आगे क्या होने वाला है। आर्टिस्ट को फोन आने के बाद वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी जो मूव करती है। सो दिस इज लाइक अभी वो कहाँ है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उसके बाद वो कहाँ जाएगा। तो आप इसको एक मूवमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं, ये शोकेस करता है। हालांकि बहुत सिंबॉलिक है, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। ऑडियंस इस चीज को इस तरह से ऑब्जर्व नहीं करती है, लेकिन क्योंकि इसके बाद के जो दोनों शॉट्स हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, तो सबकॉन्शियसली ये चीजें जो है वो ऑडियंस के ब्रेन के अंदर वो फीलिंग या फिर वो चीजें जो है जनरेट करती हैं। सो दिस वॉज द ब्रेकडाउन ऑफ द शॉर्ट्स, द ब्रेकडाउन ऑफ द फ्रेमिंग, कि किस तरीके से हमने फ्रेमिंग की गॉर्डन शॉर्ट फिल्म की। अब तक हमने डिस्कस किया द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सिनेमेटोग्राफी। अब हम बात करने वाले हैं द वेरी कोर ऑफ सिनेमेटोग्राफी, जो कि है लाइटिंग। बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट था ये आउटडोर प्रोजेक्ट था, यहाँ पर जो लाइटिंग थी हमारे पास वो नेचुरल लाइटिंग अवेलेबल थी। हमने एक्सटर्नल लाइट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, एक्सेप्ट जो एक इवनिंग वाला सीन था। सो वो कैसे आपने एग्जीक्यूट करना है और लाइटिंग का बेस्ट यूज कैसे करना है इन आउटडोर कंडीशंस, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग विद डे लाइट, इवनिंग लाइट एंड देन लेट इवनिंग लाइट। सो चलिए अब बात करते हैं लाइटिंग के बारे में। लाइटिंग समझने के लिए हम इन कुछ फ्रेम्स को देखते हैं, बिकॉज मोस्टली हमने आउटडोर में ही शूट किया है, तो हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से आप आउटडोर में लाइटिंग को जो है यूज कर सकते हो। फर्स्टली स्टार्टिंग विद दिस सीन, जब भी आप आउटडोर्स में शूट करते हैं मोस्टली आप कोशिश कीजिए कि आप अगेंस्ट द लाइट या फिर शैडोज की तरफ से आप शूट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सीन देख सकते हैं तो यहाँ पर जो लाइटिंग का सोर्स है वो बैक से है और यहाँ पर जो है आपको चेहरे पर शैडोज मिलेंगी। सो ऑलवेज शूट फ्रॉम द डार्कर साइड। कोशिश कीजिए, इसके लिए आप डे का जो टाइम है, मतलब 2 बजे 3 बजे 4 बजे सन कहाँ पर रहने वाला है उसे आप जरूर नोटिस करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में जब हमने देखा था तो हमारा जो सन था वो कुछ यहाँ पर रहने वाला था और सारी जो लाइटिंग है वो इस तरफ से आने वाली थी, इसलिए हमने इस पूरे सीन को जो है अगेंस्ट द सन एक तरह से शूट किया।
अब चलते हैं नेक्स्ट सीन में। ये गाड़ी का शॉट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों आर्टिस्ट के ऊपर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से टेक्निकली लाइट आ रही है, जो वैसे पॉसिबल नहीं होता है, बट ये कैसे अचीव किया वो मैं बताता हूँ आपको। इस लाइटिंग को अचीव करने के लिए फर्स्टली यहाँ पर जो है, जहाँ पर फेस में डार्कनेस है, वैसे तो टॉप से है, लेकिन जो साइड में और जो हल्का सा वो है, उसके लिए यहाँ पर सामने की तरफ यहाँ पर फ्लैग ऐड किया हुआ है। मतलब ऊपर कैमरा के ऊपर दिख नहीं रहा है, जस्ट कैमरा के ऊपर एक फ्लैग है जो कि लाइट को कंट्रोल कर रहा है। एंड जो दूसरे आर्टिस्ट हैं हमारे, उनके ऊपर भी बिकॉज विंडो से जो है वो लाइट हार्श आ रही है, तो एक तरफ जो है वो शेडोज बन रही हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने पीछे वाले आर्टिस्ट को इतना कंट्रोल नहीं किया जितना कि हमने फ्रंट वाले आर्टिस्ट को कंट्रोल किया है, जिससे हमारा जो फोकस है वो ओवरऑल इस आर्टिस्ट के ऊपर और पीछे यहाँ पर इस आर्टिस्ट पर रहे। सो आप इस तरीके से लाइट को जो कंट्रोल कर सकते हैं। अभी चलते हैं एक और शॉट की तरफ, जो कि ये वाला शॉट है। ये वाला सीन जो है ये ओवरऑल एक आउटडोर में शूट हुआ सीन है, जो कि इवनिंग के टाइम है, गोल्डन आवर के टाइम शूट हुआ था। तो ये सीन की अपील आती है सनलाइट की वजह से और साइड लाइट की वजह से। सो यहाँ पर लाइटिंग के बजाय मैं बोलूँगा कि फ्रेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सन की डायरेक्शन है, लाइट की डायरेक्शन है, वो इस तरफ से है पूरे सीन पर, एंड सेकंड साइड जो है वो आपको शेडोज मिलेंगे या फिर डार्क मिलेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है और आपका सीन जो है वो काफ़ी 3D लग रहा है, काफ़ी सिनेमैटिक लग रहा है। एक ही ऐसा शॉट था जहाँ पर कि यहाँ लाइट का यूज़ किया है या फिर लाइटिंग लगाई है जिससे कि हमें लाइटिंग मिल सके, वो ये वाला सीन है। बिकॉज ये इवनिंग का शॉट है, लेट इवनिंग शॉट है। यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं स्काई में लाइट अवेलेबल है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो लाइट का सोर्स है वो हमने इस डायरेक्शन से रखा है, और ये रखने का यही रीजन था जो मैंने आपको पहले बताया कि हम शेडो साइड से शूट कर सके, हम डार्कर एरिया से शूट कर सके उसके लिए। एंड सेकेंडली आप देखेंगे कि जो लाइट है वो काफी डायरेक्शनल है, साइड से ही वो लाइट आ रही है, एंड उसके एक दो फायदे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्टली देखिए, जो कार है उसकी जो शेप है या फिर उसका जो लुक है वो हमें इस स्काई लाइट से मिल रहा है, जो स्काई में ऊपर से और यहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से ये रिफ्लेक्शंस जो आपको मिल रही हैं, इन रिफ्लेक्शंस की वजह से जो कार है वो उसकी एक डेफिनेशन आपको क्रिएट हो रही है। तो अगर हम इस लाइट को यहाँ साइड से देने के बजाय इधर से कहीं से देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन जो है आपकी, ये जो शेडोज है खत्म हो जाएंगे। इन शेडोज को हमें खत्म नहीं करना। कमिंग टू द कैरेक्टर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो लाइट हमें मिल रही है उससे ये एक अच्छी डेफिनेशन मिल रही है, आर्टिस्ट हमें बहुत इजीली विजिबल हो रहा है, और वो लाइट इस कार के थ्रू भी आ रही है, और एक सॉफ्ट सोर्स भी हमने बनाया तो शेडोज बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं है, और इस कार के थ्रू भी आ रही है। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर पैरों के नीचे फिर आपके पास लाइट नहीं मिलती, तो आपको टेक्निकली एक स्पॉट मिलता है या फिर एक एरिया मिलता है जो लिट अप होना चाहिए, वो ये वाला एरिया है, जिससे कि आपका जो पूरा ध्यान है वो आर्टिस्ट के ऊपर जाता है। एंड कार के पीछे से लाइट अप करने का ये भी बेनिफिट है कि ये वाला एरिया जो है आपका वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होता है, डार्क ही रहता है, जिससे कि वो लाइट अननेचुरल नहीं लगती, वो एक तरह से यहाँ पर सिर्फ एक स्पॉट बनता है। तो जब भी आप लाइट अप करते हैं और आपके पास ऐसा कोई शॉट है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप साइड लाइट या थोड़ा सा बैकलिट रखें, जैसे कि आप यहाँ पर भी देखेंगे तो जो लाइट है वो यहाँ से कहीं से आ रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पूरा शेडोज मिलती हैं और ये सिनेमैटिक लुक जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो ये भी है कि अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे आपके पास कूल कलर है, एंड यहाँ पे हमने हल्की सी जो है वो वार्म टोन रखी है, जिसकी मदद से आपके पास कलर सेपरेशन मिलता है और काफी सिनेमैटिक लुक जो है वो अचीव होती है। सो दिस वाज द लाइटिंग, आउटडोर और इवनिंग लाइटिंग किस तरीके से हमने क्रिएट की गॉर्डन के लिए। सो अभी हमने समझा कैसे हम कैरेक्टर को लाइट अप कर सकते हैं और किस तरीके से हम नेचुरल लाइट के साथ आर्टिफिशियल लाइट को बैलेंस आउट कर सकते हैं, और कैसे हम कैमरा की सेटिंग जैसे कि डुअल आईएसओ उसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल शॉट्स को डिफरेंट लाइटिंग में शूट करते हुए भी एक जैसा दिखाने के लिए। इसमें कलर ग्रेडिंग भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, बट याद रखें अगर हम शूट अच्छा करेंगे तो कलर ग्रेडिंग भी अच्छी होगी, बिकॉज वी शुड नॉट ऑलवेज फिक्स इट इन द पोस्ट, बल्कि मैं तो बोलूंगा पोस्ट पर भरोसा ना करें, इट शुड ऑलवेज बी डन इन द प्रोडक्शन इटसेल्फ। लाइटिंग की ऐसी टिप्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मास्टर क्लास आम नहीं, खास है, बहुत ज्यादा खास। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आप एक सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं। दिस वाज अ सिनेमेटोग्राफी मास्टर क्लास बाय इनसाइड AKY। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड कमेंट कि आपको सबसे अमेजिंग टेक्निक कौन सी लगी, या फिर इस वीडियो में क्या आपको पसंद आया। और अगर आप ये सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप कुछ ऐसा काम कर बैठेंगे कि आप बोलेंगे ये मैं क्या कर बैठा, शायद मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन दिस इज इनसाइड AKY, टेक केयर, बाय बाय। ये किसको बताना नहीं, ये तेरी मेरी बात है, क्योंकि तू आम नहीं है, तू खास है।